शकुंतला ने करवा चौथ का व्रत रखा था। वह सज सवर कर तैयार हुई ही थी कि सोनी उसके सामने आ गई। शकुंतला ने उसको कंघा फेंक कर मारा और बोली, मनहूस, फिर मेरे सामने आ गई। तुझे मना किया था ना कि आज तू मेरे सामने गलती से भी मत आना, लेकिन तुझे तो आदत है ना, जब तक मेरे मुंह से उल्टा सीधा नहीं सुन लेती तब तक तुझे चैन नहीं आता। चाची, वो मैं मिष्टी के लिए दूध लेने रसोई में जा रही थी, अचानक से आप सामने आ गई। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है? पैदा होते ही माँ बाप को खा गई और हमारी छाती पर रखी गई। काश उनके साथ तू भी मर गई होती तो तुझसे मेरा पिंड छूटता। उसकी बातें सुनकर सोनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चली गई। ये तो रोज की बात थी, अब तो उसे आदत हो चुकी थी। सोनी के पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसे लेकर घर आ रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुदरत का करिश्मा कहिए या सोनी की किस्मत कि माँ बाप की मौके पर ही मौत हो गई और सोनी वो बच गई। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उसके चाची चाचा पर आ गई। फिर कहानी आगे चलती है। अजी, सुनते हो? 19 साल की हो गई है तुम्हारी भतीजी। कुछ शादी ब्याह करना है या जिंदगी भर उसे यहीं बैठाए रखोगे? अरे भाग्यवान, कोई ढंग का लड़का तो मिले, शादी भी हो ही जाएगी। ढंग का क्या मतलब? इसके लिए कोई अफसर नहीं चाहिए, जो जैसा तैसा मिले ब्याह दो, बस फंद कटे। समाज का डर ना होता तो मैंने कब का इसे घर से निकाल फेंका होता। तुम क्या चाहती हो कि मैं इसे किसी लंगड़े लूले के साथ भेज दूं? क्या फर्क पड़ता है, किसी के साथ भी भेजो, लेकिन इतनी दूर भेजना कि इधर आने का नाम भी ना ले। हाँ। इस समय सोनी जितनी दुखी थी उसका मन ही जानता था। अकेले में वह खून के आंसू रोती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान दे सके, इसलिए सब कुछ सहने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद शकुंतला की मौसी उससे मिलने आई। दूर से आई थी, इसीलिए सप्ताह भर वह वहीं रुकी। शकुंतला ने अपनी मौसी के सामने सोनी के खिलाफ खूब जहर उगला। मौसी बोली, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका एक बेटा है जिसको अभी कुछ दिन पहले फालिश पड़ गई है। तब से उसके एक हाथ और पैर काम नहीं करते। उसे संभालने के लिए ये लड़की ठीक रहेगी, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो। और सुनो, वो तुम्हें पैसे भी देंगे। शकुंतला को लालच आ गया और वह सोनी की शादी के लिए तैयार हो गई। रमेश को बहला फुसला कर शकुंतला ने सोनी की शादी उस लड़के अनुराग के साथ पक्की कर दी। तय हुआ कि शादी में लड़के के यहाँ से केवल 5 लोग आएंगे और लड़की को जयमाला पहना कर ले जाएंगे। जब ये सब सोनी ने सुना तो वह रात भर सो नहीं पाई और रोती हुई अपनी माँ को याद करते हुए बोली, माँ, क्या मैं जिंदगी भर एक अपाहिज के साथ रहूंगी? चाची मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही है? ये कहते हुए वह सो गई। सोने के बाद उसे सपने में एक औरत दिखाई दी। शायद वह उसकी माँ होगी। वह बोली, बेटी, आंखें खोल, देख मैं हूँ, तू चिंता मत कर। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो अपाहिज ही तेरा सहारा बनेगा, इसलिए परेशान होना छोड़ दे। ये कहकर वह औरत चली गई। सोनी की एकदम से आंखें खुली तो वहां कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद उसकी ससुराल से कुछ लोग आए। वो लोग दूसरे शहर से थे। यहां तक आने में उन्हें 2 दिन लगे। उनके साथ ना बैंड बाजा था, ना कोई फूलों से सजी डोली। दूल्हा था, उसे भी 2 लोगों ने सहारा देकर खड़ा किया हुआ था। अनुराग को देखते ही सोनी की आंखें भर आईं। वह तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। अनुराग ने सोनी को परेशान होते देखकर पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो सोनी? तुम्हारे ऊपर किसी का कोई जोर दबाव तो नहीं है? अनुराग का ये सवाल सुनते ही शकुंतला सोनी की तरफ अजीब नजरों से घूरने लगी। सोनी डर के मारे बोली, नहीं, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। जैसे तैसे उसके हाथों से सोनी के गले में जयमाला डलवाई गई और कुछ देर बाद नाश्ता कराकर उसे विदा कर दिया।
रेलवे स्टेशन तक वो लोग गाड़ी में गए थे। अनुराग के साथ उसकी माँ निर्मला, उसके पिताजी सतेंद्र, उसकी 2 बहनें कमला और माया, साथ में छोटा भाई विशाल था। ट्रेन आ चुकी थी। नई दुल्हन के साथ सब ट्रेन में चढ़ गए। सबने मिलकर अनुराग को भी ट्रेन में बैठा दिया। अनुराग को सीट पर लिटा दिया गया। वैसे भी वह 2 दिन के सफर में थक चुका था। लेटते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अनुराग, क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारी आंखों में पानी कैसे? माँ, मैं तो बर्बाद था ही, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ सोनी का जीवन भी खराब कर दिया। शादी तो सबकी होती है बेटा, चाहे वह अपाहिज हो या कुछ भी हो सकता है तुम्हें कोई तुम्हारे जैसी ही लड़की मिलती, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें सोनी जैसी बीवी मिली है। अरे बहू, अब ये घूंघट हटा लो, हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं है। सुनकर सोनी ने घूंघट उठा लिया। माँ जी, भाग्य में जो भी होता है हमें वही मिलता है। आप चिंता मत करना, मैं इनकी खूब सेवा करूंगी ताकि ये जल्दी अच्छे हो जाएं। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। उसे शादी के जोड़े में बैठे देख डिब्बे में बैठी एक बुढ़िया बोली, लगता है नई नई शादी हुई है। हाँ अम्मा जी। कौन से गांव जा रहे हो? हमें हैदराबाद जाना है। अरे बेटा, वह तो बहुत दूर है, और जानती भी है कि कल करवा चौथ है। तुम्हारी पहली करवा चौथ होगी, क्या करवा चौथ ट्रेन में ही मनाओगी? निर्मला ये सुनकर परेशान हो गई कि ट्रेन में नई बहू करवा चौथ का व्रत कैसे करेगी। बहू, इस बार तुम्हारा व्रत नहीं हो पाएगा, तुम करवा चौथ का व्रत अगली बार से रखना। माँ जी, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं व्रत रखूंगी। क्या पता मेरे व्रत से ही करवा माता इन्हें ठीक कर दे। स्टेशन आते ही अनुराग के पिता ने सोनी को पूजा का जरूरी सामान लाकर दे दिया। बहू, कल सुबह जल्दी उठकर कुछ खा लेना, फिर रात के चांद निकलने तक तुम्हें निर्जल रहना पड़ेगा। अगले दिन सोनी ने ट्रेन में ही विधि से व्रत रखा। माँ जी, अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा, और मैं यहाँ बिना तस्वीर के किसकी पूजा करूँगी? सोनी की बात सुनते हुए बुढ़िया बोली, अरे कहानी तो मैं सुना दूंगी, और रही बात तस्वीर की तो मन में ध्यान करके पूजा कर लो। वो कहते हैं ना, कण कण में भगवान बसते हैं। सोनी ने बुढ़िया से कहानी सुनी और करवा माता का ध्यान करके पूजा कर ली। रात में उसने चांद को देखकर व्रत तोड़ा और पानी लेकर अनुराग के पास गई और बोली, क्या आप मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हैं? अनुराग ने उठने की कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा। अनुराग ने अपने कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया और कहा, मुझे माफ करना सोनी, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से पानी भी नहीं पिला सकता। वह उदास होकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे करवा माता, मेरे पति को जल्दी अच्छा कर दो। कुछ देर बाद अनुराग को लगा कि उसके हाथ पैरों में जान आ गई है। माँ देखो, पिताजी, सोनी जल्दी इधर आओ, देखो मेरे हाथ पैर चलने लगे हैं, लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। ये सब सोनी ने किया है माँ। सोनी ने उसे खड़ा किया तो वह धीरे धीरे चलने भी लगा। कुछ ही देर में वह ठीक हो गया। सोनी देखो, तुमने मेरे लिए जो व्रत रखा उसकी वजह से मैं चलने लग गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया सोनी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हे करवा माता, तुमने मेरी सुन ली, मेरे पति ठीक हो गए। मुझ पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। उसके बाद सब सोनी को बहुत प्यार से रखने लगे, क्योंकि ट्रेन में करवा चौथ का ये अद्भुत व्रत रहा। सोनी बहुत खुश थी, क्योंकि जिस प्यार के लिए वह जिंदगी भर तरसती रही, उसे वह कई गुना ज्यादा ससुराल में मिल गया था। बिरजू अपनी बीमार पत्नी विमला और इकलौते बेटे राजू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। बिरजू के पास संपत्ति के नाम पर थोड़ी सी जमीन है, जिस पर खेती करके वह जीवन यापन करता है। राजू खेत से बिरजू को बुलाने जाता है और कहता है, पापा चलो खाना खा लो घर चलकर। ठीक है चल, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। वह दोनों खेत से घर आ जाते हैं। ले आ, देखें तो आज क्या बनाया है।
ये लो, आज आलू के पराठे बनाए हैं, वो भी अपने सीक्रेट मसाले से। इतना कहकर राजू अपनी माँ को अपने हाथ से पराठे खिलाने बैठ जाता है। बिरजू खाने के साथ साथ चटकारा लेते हुए कहता है, बेटा राजू, ऊपर वाले ने तेरे हाथों में गजब का स्वाद दिया है। क्या पापा, आप कुछ भी कहते हो। अगर तुमको भरोसा नहीं तो अपनी माँ से पूछ ले। क्यों माँ, क्या पापा सच कह रहे हैं? मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। विमला ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। देख, अब तो तेरी माँ ने भी कह दिया। कुछ देर हंसी ठिठोली करने के बाद राजू ने खुद खाना खाया, घर का सारा काम किया और सो गया। आधी रात में विमला जोर जोर से कराहने लगी, जिसे सुनकर राजू की आंख खुल गई। उसने देखा कि अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वह दौड़कर बिरजू के पास गया, जो कि घर के बाहर खाट पर लेटा सो रहा था। राजू बोला, पापा, पापा उठो, जल्दी उठो, देखो माँ को क्या हो गया। बिरजू और राजू दोनों भागते हुए अंदर आए। बिरजू ने देखा कि विमला की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। वह दोनों तुरंत विमला को अस्पताल लेकर गए। बिरजू घबरा कर कह रहा है, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी पत्नी को क्या हो गया है। अचानक इसकी तबीयत और बिगड़ गई है। आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। कुछ देर देखने के बाद डॉक्टर बोले, देखिए, आप तुरंत काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए। इन्हें भर्ती करना पड़ेगा, इनकी हालत गंभीर है। बिरजू सोच में पड़ गया। उसके पास तुरंत इतने पैसे नहीं थे। वह भागते हुए गांव के प्रधान के यहाँ मदद के लिए पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, प्रधान जी, मेरी मदद कीजिए। शोर सुनकर प्रधान जी बाहर आते हैं और पूछते हैं, अरे बिरजू, तू इतनी रात में सब खैरियत तो है ना? नहीं प्रधान जी, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे पास वाले अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। प्रधान की नजर बिरजू की जमीन पर बहुत दिनों से थी। वह सोचने लगा कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। ठीक है बिरजू, मैं तेरी मदद करूंगा। तू एक काम कर, अपना खेत मुझे बेच दे, बदले में पैसे ले ले और अपनी पत्नी का इलाज करवा ले। पर प्रधान जी, वो खेती हमारी रोजी रोटी है। अगर वही बेच देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे ये सब नहीं पता, तू सोच ले, तुझे खेत चाहिए या अपनी पत्नी? इस बात पर बिना सोचे समझे बिरजू ने अपना खेत प्रधान को बेच दिया और बदले में अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे ले लिए। और फिर वह भागते भागते अस्पताल पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका बेटा राजू अपनी माँ के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा है और अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। पापा, आपने आने में बहुत देर कर दी। देखो ना, माँ उठ नहीं रही है। डॉक्टर साहब, मैं पैसे ले आया हूँ। आप जल्दी से मेरी पत्नी का इलाज करके उसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिए, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। यह सुनकर बिरजू को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ देर बाद बिरजू ने कुछ पैसे अस्पताल में जमा किए। उसके बाद राजू और अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। सुबह होते ही बचे पैसों में से कुछ पैसे निकालकर सामान लाया और उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बीत जाने के बाद, पापा, हमारा खेत भी बिक गया। अब हम क्या करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोच लूंगा, नहीं तो मजदूरी कर लूंगा। बिरजू और राजू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वहां एक साधु आ जाता है और कहता है, बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, 2 दिनों से भूखा घूम रहा हूँ। महाराज, हम तो खुद भूखे मर रहे हैं, आपको खाने के लिए क्या दें? कोई बात नहीं बेटा, सुखी रहो, मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, घर में सिर्फ आलू पड़े हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आलू के पराठे बनाकर ले आऊं? बेटा, जो भी तुम ले आओ, मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजू ने अपने सीक्रेट मसाले से आलू के पराठे बनाए और साधु महाराज को लाकर दे दिए। वाह, क्या आलू का पराठा है! ऐसा पराठा तो स्त्रियां भी नहीं बना पाती। मैंने अपने पूरे जीवन में आलू का ऐसा पराठा नहीं खाया। आपने सही कहा, मेरा बेटा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। उसके हाथों में तो जादू है, जादू। अच्छा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? जी महाराज।
पूछिए। तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारे पास खाने तक को नहीं है, ऐसा क्यों? बिरजू ने सारी बात साधु महाराज को बताई तो साधु बोले, क्या मैं एक सुझाव दूं? जी कहिए। तुम्हारे बेटे के हाथ में इतना अच्छा हुनर है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बचे हुए पैसों का उपयोग करो और घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोलो। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। बिरजू ने उनकी बात पर गौर किया और जैसा महाराज ने कहा वैसा ही हुआ। बचे हुए पैसों से बाजार जाकर वह सामान ले आया और घर के बाहर ही एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। सारा खाना राजू बनाता और बिरजू उसकी मदद करता। जब बिरजू ने सामने देखा तो 2 ग्राहक उनकी दुकान की तरफ चले आ रहे थे। अरे भाई बिरजू चचा, कुछ अच्छा और गर्मा गर्म खिला दो। राजू ने ढाबे की शुरुआत आलू के पराठे से की। उसने अपने सीक्रेट मसाले से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए। जैसे ही दोनों ग्राहकों ने पराठे खाए, पहला ग्राहक बोला, वाह क्या पराठे। हाँ यार, सच में मजा आ गया। क्या मैं जान सकता हूँ आप आलू के पराठे कैसे बनाते हो और कौन सा मसाला प्रयोग करते हो? मैं आलू के पराठे में खुद के द्वारा बनाया गया सीक्रेट मसाला प्रयोग करता हूँ। क्या उस मसाले की एक बोतल मुझे भी मिल सकती है? जी मिल सकती है। इस तरह कुछ ही महीनों में राजू के आलू के पराठे और उसका मसाला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और उसका ढाबा चल पड़ा। धीरे धीरे उसने कई नए खेत ले लिए और अपना घर भी बनवा लिया। उसके आलू के पराठे की प्रशंसा धीरे धीरे गांव से शहर की ओर भी फैलने लगी। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी का मैनेजर उसके गांव आया और राजू के हाथ से बना आलू का पराठा चखा और बोला, राजू, मैं तुम्हारे सीक्रेट मसाले को पूरे शहर में प्रसिद्ध कर दूंगा। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए मसाला बनाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। राजू ने अगले दिन से ही मसाला बनाकर शहर भिजवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राजू का मसाला शहर में भी प्रसिद्ध हो गया। इधर मैनेजर ने राजू को चेक भिजवाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते राजू ने अपना एक शानदार बंगला बनवा लिया और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम उसने अपनी मां के नाम पर रखा।